हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आकलन, मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। यहाँ से सीटेट, बीटेट, यूपी टेट, केवीएस सभी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर विचार करने जा रहे हैं। आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। तो पहले आकलन, असेसमेंट। असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन का, किसी के बारे में। तो हम लोग सीटेट टीचर से संबंधित है तो विद्यार्थी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि विद्यार्थी जो है, हमारा स्टूडेंट जो है, कितना पढ़ा है, कितना जानकारी है, कितना जानकारी देना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ा है, आगे उसको कैसे पढ़ानी है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करना ही आकलन। और यह इकट्ठा कैसे होती, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उस समय हम आकलन करते हैं। जैसे कुछ पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ सवाल पूछ लिए, जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ सवाल करके हम उसका आकलन कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यह है आकलन। यानी किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली बात हो, ये हो गया। दूसरा, आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका। अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि आकलन सीखने को जो है इम्प्रूव करने का एक तरीका है। यानी कि इम्प्रूव यानी कि सीखने के द्वारा सीखना, सीखने के द्वारा दोबारा सीखना, इम्प्रूवमेंट करना, यह एक तरीका है आकलन का। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना। अगर हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक पे, तो उस बच्चों को जो है उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इसीलिए कहा गया है यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग लर्निंग के दौरान ही उसके कन्फ्यूजन का पता लगा के, उसकी जानकारी इकट्ठा करके उसको कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। अब है आकलन के प्रकार। आकलन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक, एक योगात्मक। रचनात्मक के बारे में पहले भी कुछ बता चुके हैं कि बच्चा नए नए चीज़ों की रचना करते हैं, खोज करते हैं। जीन पियाजे ने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है कि नए नए तर्क विचार से नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से सोचते हैं। ये रचनात्मक होता है। तो रचनात्मक आकलन क्या है? पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। पढ़ने के दौरान ही किया गया जो आकलन है वो रचनात्मक आकलन
कक्षा कक्ष में जिस समय हम पढ़ा रहे हैं जिस भी टॉपिक को, उसके बारे में उससे जानने का प्रयास करते, कितना सीखा, कितना सीखना है। ये रचनात्मक कक्षा कक्ष में के अंदर ही हमको ये आकलन करना है कि सीखा या नहीं सीखा, या मेरा पढ़ाया हुआ बात व्यर्थ चला गया। तो कक्षा कक्ष में जो है ये सारे आकलन कर लिए जाते हैं, यानी पढ़ाने के दौरान ही ये आकलन कर लिया जाता है, जिसे रचनात्मक आकलन का। दूसरा है योगात्मक आकलन, सुमेटिव असेसमेंट। ये जो है साल के अंत में होता है। पहले स्कूल में 6 महीने में परीक्षा होती थी, फिर साल भर में 2 बार परीक्षा होती। तो उसमें उसका साल में के अंत में जो है उसका आकलन करते थे कि इसने कितना सीखा है, कितना मार्क लाया है, उससे उसको जोड़कर देखते थे। ये योगात्मक आकलन, यानी कि साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। जबकि रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये पढ़ने के दौरान ही किया जाता है। कक्षा कक्ष में ही जो है ये इसका आकलन किया जाता है। तो दोनों में अच्छा आकलन कौन हुआ? रचनात्मक आकलन, जो कि कक्षा कक्ष में ही पढ़ाते समय ही ये जानकारी प्राप्त कर लेता है कितना सीखा, आगे कितना सिखाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस विधि से पढ़ाना चाहिए, ताकि वो बच्चे सीख पाए। तो दोनों में रचनात्मक आकलन अच्छे विधि हैं जो पढ़ने के दौरान ही लेते हैं। योगात्मक आकलन साल के अंत में किया जाता है। साल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके जो पास करते हैं उसका मार्क्स देखकर उसका आकलन करते हैं। जबकि रचनात्मक आकलन में पढ़ने के दौरान ही आकलन किया जाता है और उसके पढ़ने के दौरान ही कक्षा कक्ष में उसका अनुशासन, एक्टिविटी, बिहेवियर, सभी चीज़ को देखकर रचनात्मक आकलन का पता लगाया जाता है। अब असेसमेंट जो है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। 3 तरह के आकलन है यहाँ पर टर्म: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन सुमेटिव असेसमेंट में आता है, यानी कि योगात्मक आकलन में आता है जो साल के अंत में होता है। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, यानी कि इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सीखने का आकलन, इसमें रचनात्मक आकलन कक्षा कक्ष के दौरान ही इसे जो है ये आकलन होता है कि बच्चे के बारे में जानने का बेस्ट आकलन है रचनात्मक आकलन। तो 2 हो गया, एक सीखने का आकलन, एक सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए सबसे अच्छा आकलन यही होता है, सीखने के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। और तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन, स्वयं आकलन इसमें होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें ग्रुप में जो है डिस्कस में आकलन होता है, कौन कितना जानता है, ये फिर स्वयं में ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने कितना सीखा है। यानी कि ये पीयर असेसमेंट है, स्वयं आकलन करते हैं। इसमें ग्रुप के द्वारा कुछ सवाल जवाब करके अपने आप में भी यह आकलन किया जाता है। अब है इवोल्यूशन, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण और दोष का विवेचना करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह के आकलन इवैल्यूएशन में होता है। यानी किसी
विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोष को विवेचना करना, यानी कि इसके बारे में फ़र्क महसूस करना, फ़र्क बताने लगता है इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जो है उसे विश्लेषण करना आ जाता है, उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। तो इसलिए इसे मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का मूल्यांकन आता है इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत में। आगे है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा हमेशा चलते रहने वाला। व्यापक का मूल्यांकन में विस्तार से मूल्यांकन, व्यापक, बड़ा रूप, बड़ी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। इसे CCE शॉर्ट में कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। तो देखते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो, यानी कि व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक होगा। शिक्षिका लिखा गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो, और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। CCA इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर, लेस फ्रिक्वेंट पर होने वाली गलतियों को सुधारना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन को शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हैं। शैक्षिक का मतलब जो कक्ष में पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस बताए जाते हैं और सिलेबस को ख़त्म करके अगले परीक्षा के बाद अगले कक्षा में प्रोन्नत किए जाते हैं, वो होता है शैक्षिक। और गैर शैक्षिक होता है जो कक्ष के बाहर मूल्यांकन होता है। अगर बच्चा इन्वायरमेंट में कोई पेड़ को देखता है, पेड़ के बारे में सोचता है, पेड़ के बारे में उसका मानचित्र बनता है स्कीमा में, और उससे कुछ सीखता है, या कोई मेला, विज्ञान मेला में हो, या कोई खेल कूद हो, कोई अदर एक्टिविटी हो, उसे गैर शैक्षिक मूल्यांकन में शामिल किया गया है, उसे गैर शैक्षिक मूल्यांकन कहा गया है। और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। अगर सतत मूल्यांकन होगा तो गलती को कम से कम किया जाए, और गलती कम से कम हो, इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA क्या है? इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है, यानी कि ये परीक्षा के बाद नहीं, टीचर बाहरी पेपर की जगह खुद ही उनकी क्षमता को बेहतर बनाता है। इसमें टीचर बच्चे को उसकी क्षमता को बेहतर बनाता है, उसे हर सब्जेक्ट में खुद से स्ट्रॉन्ग बनाता है। गत्यात्मक आकलन यानी डायनामिक
असेसमेंट यह बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। गत्यात्मक गति से आयु आकलन है। गत्यात्मक आकलन यह बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। अब मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं भी हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है वैधता, यानी कि मूल्यांकन जो हम करने जा रहे हैं उसका वैलिडिटी है कि नहीं है, उसको भी हमें देखना है, वैधता है कि नहीं। अगर हम सीटेट के सीडीपी का सवाल हल कर रहे हैं एग्ज़ाम में और मैथ का क्वेश्चन आ जाए या सामाजिक विज्ञान का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये उसकी वैधता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन होनी चाहिए। तो वैधता बहुत ज़रूरी है। वही है, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके जो है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। यानी कि वैधता जो है मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करें जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि सीडीपी का जानना चाह रहे हैं, सीडीपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ मैथ का सवाल आ जाए, हिस्ट्री का सवाल आ जाए, ज्योग्राफी का सवाल आ जाए, तो ये वैधता नहीं मानी जाएगी। तो वैधता भी बहुत ज़रूरी है मूल्यांकन की विशेषता में। अब दूसरी है विश्वसनीयता। रिलेबिलिटी इसमें जो है विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही रूप में एक ही प्रकार का होता है, तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबका आंसर एक ही होता है, अगर सबका आंसर एक ही है तो ये विश्वसनीयता कहलाता है। लेकिन आजकल कुछ एग्ज़ाम जो है, बहुत सारा एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होती है, तो सबका क्वेश्चन अलग अलग होता है, तो इससे विद्यार्थियों में विश्वसनीयता घटती जा रही है कि किसी शिफ्ट में हार्ड और किसी शिफ्ट में कुछ सरल प्रश्न आ जाते हैं। तो विश्वसनीयता ज़रूरी है। विश्वसनीयता में क्या देखें, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का हो तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना, सबका आंसर एक ही होगा, पटना, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है कि सब पटना सवाल का जवाब देंगे, अगर कोई पटना नहीं देंगे तो वो गलत हो जाए। तो सबको एक ही तरह के परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होता है, तो इसे विश्वसनीयता कहते हैं। और अब व्यवहारिता, प्रैक्टिकलिटी, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो लागत का मतलब आर्थिक रूप से है पैसा कम, समय और प्रयोग सरल दृष्टि से वास्तविक यानी कि रियलिटी, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकली और कुशल होनी चाहिए, उसे व्यवहारिकता कहें। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षण का प्रभाव न पड़ता हो, उसे वस्तुनिष्ठता, यानी कि उसका एक ही उत्तर हो, सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसे आप जान रहे हैं, इसे बताएं भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली,
तो इसमें जो है एक ही उत्तर है और परीक्षण का प्रभाव न पड़ता है परीक्षक को, इसका जवाब को क्या है नहीं है, तो एक ही उत्तर है तो परीक्षक का भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक ही उत्तर है, मूल्यांकन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वस्तुनिष्ठता का। अब व्यापकता, ब्रॉड, बहुत बड़ा, व्यापक रूप में मूल्यांकन, इसमें जो है सारे गुणों को मापन होता है, उसके जितने भी गुण हैं, व्यवहारिक, नैतिक, आर्थिक, चारित्रिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सभी गुणों का मापन होता है, उसे व्यापकता कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आकलन और मूल्यांकन, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। आप लोग भी समझने का भरपूर प्रयास किए होंगे और समझ भी गए होंगे, और आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप सेट में मारें, आपका सभी सवाल सही होंगे। पूरे CDP ख़त्म होने के बाद मैं एक बार सभी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तत्काल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।